परिस्थितियां यदि अनुकूल रही तो जुलाई 2023 से मिथिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा लागू। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर कही। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में योजनाबद्ध एवं दूरदर्शी सोच के साथ कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह व्यवस्था भी की जा रही है। हम पत्रकारों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पूरे समाज के सहयोग से नामांकन, परीक्षा एवं शोध सहित सभी शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक सुधार करने में सफल हो रहे हैं। तो वहीं इस प्रेस वार्ता करने के दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्य करते हुआ है। आप सब मीडिया जगत के साथी हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं, गंभीर चिंतक हैं और समाज में एक आईना दिखाने का काम करते हैं। तमाम सारी बातें होती हैं जो हमें लेसन देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती है, एनर्जी देती है। उन्हीं में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सामने आती हैं। हम अगर उसके बारे में सोचते हैं, उस पर गहन विचार करते हैं, तो आगे का रास्ता बनाने के लिए हमें एक मार्ग मिलता है। हमारी पूरी कोशिश इस 2.25 वर्षों में यही रही है कि ऐसी तमाम सारी बातें जो हमें रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं आपके माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से आई हैं, उनमें हमने अपने कमियों को ढूंढ करके, अपने उस कमजोर पक्ष को समझ करके उसे कैसे सफल बनाया जाए, इस दिशा में लगातार काम किया। चाहे वो पीएचडी का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो एग्जामिनेशन का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट कराने का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो शोध का विषय रहा हो, चाहे वो शिक्षण का विषय रहा हो, चाहे तकनीकी प्रशिक्षण का विषय रहा हो, जो भी विषय आया, हम लोगों ने कोशिश करके जो सुधार किए हैं, जो परिवर्तन दिया है, वो सारे परिवर्तन संस्थागत दिए। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर एक कमरे की डिस्टेम्परिंग करना, कलर बदल देना, नीले को पीला, पीले को हरा, जो भी कर देना, ये बहुत सामान्य सा काम होता है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि हम आगे कोई दिशा इसके माध्यम से नहीं दे पाते, क्योंकि हमने केवल डिस्टेम्परिंग किया। और अगर हमने उसके नींव को मजबूत करने के लिए उसमें कोई संस्थागत कार्य किया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है, तो वो सुधार हमारी बात को दूर तक ले जाते हैं। जैसे पीएचडी में आपने देखा, 6 बार एक फाइल कुलपति के पास आती थी एक विद्यार्थी की, जिनकी कोई जरूरत नहीं। हमने 6 बार को काट करके एक बार कर दिया। एक बार फाइल कुलपति के पास आएगी, बाकी जो सेक्शंस हैं उसके इंचार्जेज हैं, उनका लेवल है, अपने लेवल पर उस फाइल को लिखते हैं। तो एक विद्यार्थी को जो 6 बार दौड़ता था सेक्शन के लिए, उसे 6 बार नहीं दौड़ना पड़ा। एक कुलपति को 6 बार जो साइन करनी पड़ती थी की थीसिस पर, वो बंद कर दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। पीसी के पास एक बार केवल आएगी और इस तरीके से आएगी, बाकी दूसरी तरफ होकर के निकल जाएगी। तो समय बचा, दौड़ना बचा, फाइल की जो रिपीटिशन मैं संस्कृत के पास होता था वो भी बचा। तो एक बार में काम। इसी तरीके से जो परीक्षा लेने का काम था, प्रश्न पत्र को भेजने का काम था, रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम था, नई योजना बनाने का काम था, उस चीज़ों को हम लोगों ने बनाया। इसका परिणाम आपने ये देखा कि हम लोगों ने बहुत थोड़े समय में ही सारी परीक्षाएं कंडक्ट कर दी। पिछला कोई पेंडिंग हमारे पास नहीं है, जो 22 का पेंडेंसी होता है, और सब रिजल्ट को डिक्लेयर कर, कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसको आज डिक्लेयर कर, जबकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। वो मात्र एक कारण से कि जो एजेंसी थी वो डाटा लेके जाने के बाद हमको डाटा को माइनिंग करना पड़ा, डाटा को सर्च करना पड़ा, डाटा को रिक्रिएट करना पड़ा, और तब जाकर के हम निकालने में सफल हुए। समय जरूर लगा हमें, लेकिन आगे से किसी कुलपति को, किसी व्यवस्था अधिकारी को इस विश्वविद्यालय में इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीनेट के बाद ये परंपरा हमेशा रही है
होती रही है, लेकिन सीनेट के बाद छुट्टियां हो गई थी, फिर और भी रिजल्ट वगैरह निकालना था, तो वह के अंतिम दिन रखा जाए, क्योंकि पहली तारीख को तो आप लोग व्यवस्था रहती है। अब 30 तारीख को चुनाव में आप उसके प्रक्रिया में जुड़े हुए, तो वह के 29-30 जो है बहुत व्यवस्था रहेगी पत्रकार बंधु भाइयों की, 31 तारीख को रखा जाए। तो आज बस यूँ आप लोगों को से मिलने के लिए 2022 मिथिला विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है। कुलपति अभिभावक के रूप में मार्गदर्शक रहे और उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाचार्य बेहतर काम किए हैं। विशेष रूप से मैं एडवांस रिसर्च सेंटर की बात करूंगा। उसका एक विंग ऑडियो वीडियो मुख का लैब है, उसका मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और यह बिहार का पहला और सुसज्जित रिसर्च सेंटर है। इससे शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षकों को काफ़ी लाभ होने वाला है। साथ ही साथ एक जो सत्र नियमितीकरण का था वो भी मिथिला विश्वविद्यालय बहुत अच्छे से किया है। यही कारण है कि दूर दराज के लोग वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर ही नहीं, उधर सहरसा, मधेपुरा के भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, बेगूसराय, खगड़िया के। और विशेष रूप से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से सीनेट की अभी बैठक हुई, सिंडिकेट की बैठकें चल रही हैं और लगातार उपलब्धियां, जैसे पोर्टल का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं जी। जहां भी प्रैक्टिकल होते हैं जिस कॉलेज में, जहां आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन होता है, पहले बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी परंपरागत, वहां से मार्क्स भेजे जाते हैं मैनुअल तरीके से, अब कई दिन लग जाते थे, फिर पोस्टिंग होती थी, गलतियां होती थी। तो ये पूरी तरह से शुद्धता को मेंटेन करेगा और साथ ही साथ पारदर्शिता भी लाएगा। उसी कॉलेज को पासवर्ड दे दिया गया है प्रिंसिपल को और वहाँ से वो मार्क्स पोस्ट करेंगे, परीक्षा विभाग को उसी समय तक क्षण मिल जाएगा। तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी और भी सत्र नियमित हो जाएंगे पूरी तरह। और छात्रों को जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ते थे, किसी का छूट गया, नहीं चढ़ा, तो ये सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। तो मैं समझता हूँ 2023 पुनः विश्वविद्यालय के लिए और भी उपलब्धियों भरा वर्ष रहेगा और जो कुछ भी कमियां रह गई निश्चित रूप से कुलपति, कुलसचिव, प्रति कुलपति के नेतृत्व में यह छात्र हित में, समाज हित में काम होगा विश्वविद्यालय द्वारा। थैंक यू सर। किसी भी विभाग या कॉलेज में शिक्षक की कमी नहीं है, शिक्षक तैयार हैं। बीपीएससी के शिक्षक आए, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित होकर के भी आ रहे हैं और ख़ास करके विश्वविद्यालय ने पहल की है 2 बार काफ़ी संख्या में 500-600 की संख्या में अतिथि शिक्षकों की भी बहाली उसी प्रक्रिया से हुई है जिस प्रक्रिया से सरकार अस्थायी शिक्षकों को बहाल कर रही है। काफ़ी योग्य हैं वे भी। और छात्र नियमित वर्ग आएँ, क्लास आएँ, प्रैक्टिकल लें, जो भी शैक्षणिक गतिविधि है उसको प्राथमिकता दें। अभिभावक इसका ध्यान रखेंगे। यही एक ही कमी अभी हम लोग देख रहे हैं, छात्र कॉलेज कम आते हैं जिससे उनको कठिनाई होती है, सूचनाएं नहीं मिलती हैं। पढ़ाई लिखाई का जो सर्वांगीण विकास है, व्यक्तित्व विकास, एनसीसी एनएसएस के माध्यम से सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया कॉलेज में होती है वो कमी हुई है और छात्र ही लॉस में रहते हैं। तो मैं उन्हें आप निवेदन करूंगा कि वो नियमित आएँ, वर्ग कॉलेज आएँ और कॉलेज में बहुत चीज़ वो सीखेंगे जो समाज में रह करके या सेल्फ स्टडी से नहीं सीख सकते। बहुत अच्छी बात है। जिसके सहारे सारे कार्य होते हैं। इस वित्त विभाग में भी सरकार से 2011-12 से 21 तक 20-21 तक पाए हुए सारे धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र करने वाला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में नंबर 1 पर है। न्यू पेंशन स्कीम जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, इस वर्ष में वो हम लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया और यह वर्ष अंत होते होते मेरे सिर का एक बोझ हल्का कर दिया। एक साहब आ गए, वो अपना कार्य संभालेंगे, मेरी ही देख रेख में कार्य करेंगे। ले जाएं, लोगों को हमारे प्रति विश्वास बढ़े। ये शिक्षण संस्थान पूरे बिहार का सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को आने के लिए और इसमें भागीदारी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।